तो आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल टॉपिक जिसका नाम है ली चैटलियर सिद्धांत। सभी स्टूडेंट ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट हम आपको एक एग्जाम्पल की सहायता समझाने जा रहे हैं जो बहुत सहजता से हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट को याद करवा देगा। मतलब बिना रटे आप जब भी ली चैटलियर सिद्धांत नाम लेंगे तो आपको आज का ये क्लास याद आएगा और आप पूरा नियम बहुत सहजता से बोल पाएंगे। ये हमारा आज के क्लास का खुला चैलेंज है। तो बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिएगा तो पूरा बात समझ में आएगा। देखिए, ये है आपके सामने दो पानी का टंकी। इस दो पानी के टंकी का कनेक्शन किया गया है इस पाइप से। अभी इस पानी के टंकी का देख रहे हैं वाटर लेवल, जल का स्तर एकदम बराबर है। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट इसमें टंकी ए में या बी में 10 लीटर पानी जाकर इसमें ऐड कर दे और ये चाबी खुला है तो क्या होगा? ए से टंकी बी की ओर जल का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का जल का स्तर समान न हो जाए। तो ये पुराना जल का स्तर था। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, जल के कुछ मात्रा मिलाने पर यहां पर इसका एक नया वाटर लेवल तैयार हो गया। ये नया वाटर लेवल देख सकते हैं, जितना इसमें बढ़ा उतना ही इसमें बढ़ गया। एकदम ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आया है साम्य अवस्था। अभी आपने क्या समझा कि दो पानी का टंकी में समान जल का स्तर था और आपने 10 लीटर पानी इसमें ए टंकी में ऐड कर दिया तो जल का प्रवाह टंकी ए से टंकी बी की ओर तब तक होता रह गया जब तक कि जल का स्तर दोनों ओर समान न हो जाए। एकदम ऐसा ही कॉन्सेप्ट रखिए साम्य अवस्था में स्थित अभिक्रिया के लिए कि ये कोई अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के बारे में आप सभी स्टूडेंट कम से कम इतना जरूर जानते हैं कि वास्तव में इसमें दो अभिक्रिया हो रहा है, एक अभिकारक से प्रतिफल और दूसरा प्रतिफल से। तो मान लेते हैं कि ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, मतलब जितना स्पीड से अभिकारक प्रतिफल बना रहा है उतना ही स्पीड से प्रतिफल। तो आप ही बताइए कि जब ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, मान लिए कि इस टंकी में ए और बी की सांद्रता है, मान लिए, और इस टंकी में सी और डी की सांद्रता है। अगर आप लोगों में से कोई जाकर ए की सांद्रता बढ़ा दे या बी की सांद्रता बढ़ा दे या दोनों की सांद्रता बढ़ा दे, आप ही बताइए रिएक्शन किधर से किधर जाएगा? अभिकारक से, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर न हो जाए। तो ये एक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अवस्था में थी, मतलब जितना स्पीड से अभिकारक प्रतिफल बना रहा था उसी स्पीड से प्रतिफल अभिकारक बना रहा। और आपने क्या किया? आपने किया ये परिवर्तन कि ए की सांद्रता या बी की सांद्रता या दोनों की सांद्रता आपने धीरे से बढ़ा दिया, उसमें और मटेरियल ऐड कर दिया और ऐड करने से क्या हुआ? अभिकारक आपस में रिएक्शन किया और प्रतिफल का निर्माण शुरू कर दिया और प्रतिफल की सांद्रता जब बढ़ी तो ये भी अभिक्रिया करके अभिकारक बना दिया, फिर से ये साम्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तो इस साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले ताप, दाब और सांद्रता में से किसी एक को भी आपने परिवर्तित किया तो अभिक्रिया स्वतः अपने आप उस ओर संपन्न होने लगती है जिस ओर संपन्न होने से हमारे या आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव जहां तक संभव हो सके समाप्त हो जाए या कम हो जाए। आपने क्या किया ध्यान दीजिए, दोनों में जल का स्तर बराबर था। आपने 10 लीटर पानी इसमें डाल दिया, आप और हम कुछ नहीं किए, अपने आप जल का प्रवाह ए से बी की ओर या ए से बी की ओर होता रह गया। तब तक हुआ जब तक कि जल का स्तर बराबर। वैसे ही जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है और साम्य निर्धारित करने वाले एक भी कारक ताप, दाब और सांद्रता को अगर परिवर्तित किया जाता है तो साम्य स्वतः उस ओर अग्रसर होने लगता है जिस ओर अग्रसर होने से
जहां तक संभव हो सके हमारे और आपके द्वारा किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए या कम हो जाए। तो ये था ली चैटलियर सिद्धांत, जिसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझा रहे थे। अब इस एग्जाम्पल को और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में डिटेल में हम आपको देने जा रहे हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझेंगे। ये साम्य अवस्था का पहला एग्जाम्पल ऐसे आपको बता दें कि साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले 6 कारक होते हैं, और अभी हमने केवल साम्य अवस्था ली चैटलियर सिद्धांत समझाया है। यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तो साम्य को निर्धारित करने वाले एक भी कारक ताप, दाब या सांद्रता को परिवर्तित किया जाता है तो अभिक्रिया स्वतः उस ओर संपन्न होने लगती है जिस ओर संपन्न होने से किए गए परिवर्तन का प्रभाव जहां तक संभव हो सके समाप्त हो जाए या कम हो जाए। यानी when stress is applied on a system tends to adjust itself so as to reduce or undo the stress। ये है मेन थीम, मेन कॉन्सेप्ट इस लॉ का। अब आइए एक राउंड और फिर से आपको समझा रहे, ध्यान लगाइएगा बोर्ड पर। पहले आपको ये भी चीज बता दें कि सांद्रता पर साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं जो आपके सामने है। अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, दूसरा दाब में परिवर्तन का प्रभाव, तीसरा आयतन में परिवर्तन का प्रभाव, चौथा ताप में परिवर्तन का प्रभाव, पांचवा उत्प्रेरक के उपयोग का प्रभाव और अक्रिय गैस के संयोग का प्रभाव। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बल पर। फिर से हम आपको हर 6 कारक पर बार बार हम आपको ली चैटलियर सिद्धांत का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि देखिए हमने यहाँ परिवर्तन किया, क्या प्रभाव हुआ आप खुद देख लीजिए। जैसे हम देखिए पहला परिवर्तन का प्रभाव सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, और हर बार सिद्ध करेंगे कि ली चैटलियर सिद्धांत क्या आपको समझाता है। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है A+B इक्विलिब्रियम साइन C+D। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। यहां हम इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, यानी हम मान के चल रहे हैं कि अभिक्रिया अग्रिम दिशा से संपन्न हो रही है। तो अग्रिम दिशा के लिए, अग्रिम दिशा को इंग्लिश में लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। हम मान के चल रहे हैं कि अभी रिएक्शन किधर से हो रहा है, अग्रिम दिशा से। का मतलब बताइए A+B बनाएगा किसको, और आप क्या किए, आप जाकर यहाँ A का या B का सांद्रता बढ़ा दिए। किसका किसका सांद्रता बढ़ाए, A का या B का या दोनों का। किसी एक का भी बढ़ाइएगा तो वही होगा, दोनों का भी बढ़ाइएगा तो वही होगा। क्या होगा आप ही बता दीजिए। अभिक्रिया किधर से किधर जाएगा, अग्रिम दिशा से, तो शाम में इधर अग्रसर होगा, यानी अभिक्रिया जो है फॉरवर्ड शिफ्टिंग दिखाएगा, मतलब अग्रिम दिशा से अग्रसर होगा। फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है अग्रिम दिशा से अग्रसर होना। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इस तरह से, और जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा तो इस शिफ्टिंग का रिजल्ट है, यानी जब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप सभी स्टूडेंट अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया हमेशा अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाएगा, यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा। और इसके जस्ट उल्टा अगर अभिक्रिया पश्चिम दिशा से संपन्न होती है और आप C का या D का या दोनों में से किसी का भी सांद्रता अगर बढ़ाते हैं तो बता दीजिए आप भी क्या होगा, अभिक्रिया पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर, यानी C और D का सांद्रता आपने बढ़ाया है। ये लिखे हम ऐसे है, लेकिन आप इसको पीछे ही समझिए। तो ये पश्चिम दिशा से, और ये कौन सा शिफ्टिंग कहलाएगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट पहले आपको ये बता दें, ये बैकवर्ड शिफ्टिंग है, बैकवर्ड शिफ्टिंग है। पश्चिम दिशा से अग्रसर होगा, और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का डायरेक्शन है। तो रिजल्ट सुना दीजिए, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ बैकवर्ड शिफ्टिंग। अब एक बार फिर इसी चीज को एकदम सिस्टमेटिक, जैसे आप सभी स्टूडेंट अपने क्लास नोट्स में लिखेंगे वैसे देख लीजिए, ध्यान दिया जाए। हमने अभी बताया कि अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव साम्य अवस्था पर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हमने अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन किया। तो हमने बताया कि जब अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया अग्रिम दिशा से,
तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम ए या बी की सांद्रता बढ़ाए, ए या बी की सांद्रता, जो नए स्टूडेंट है, जो इस चैनल पर रहे हैं, जो कभी साम्य अवस्था नहीं पढ़े, जान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक्स की सांद्रता या एक्स की सक्रिय मात्रा। तो यहाँ ए की सांद्रता या बी की सांद्रता, तो ऊपर तीर का मतलब है बढ़ाई जाती है। तो साम्य अवस्था, साम्य इधर अग्रसर होता है, यानी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, अग्रिम दिशा की से पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है, तो साम्य इधर अग्रसर होगा। रिजल्ट इस साम्य के अग्रसर होने को देख करके आता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और इसी के जस्ट बाद अब आप देख सकते हैं कि जब प्रतिफल की सक्रिय मात्रा में वृद्धि की जाती है तो अभिक्रिया पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर संपन्न होती है। कोई दिक्कत? और अब यहाँ रिजल्ट आया, यहाँ पर हमने क्या किया, प्रतिफल की सांद्रता बढ़ाया। प्रतिफल की सांद्रता बढ़ाने से इधर मटेरियल मिला रहे, तो इधर ये बैकवर्ड शिफ्टिंग पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर अभिक्रिया होगा। तो ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने का डायरेक्शन इधर है, मतलब सामने पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर अग्रसर होगा, तो रिजल्ट होगा बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो आप पढ़ रहे हैं ली चैटलियर सिद्धांत, और ये ली चैटलियर सिद्धांत क्या कहता है, एक बार फिर से, अगर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है तो साम्य निर्धारित करने वाले एक भी कारक, ताप, दाब या सांद्रता या आयतन को यदि परिवर्तित किया जाए तो अभिक्रिया स्वतः उस ओर या साम्य उस ओर अग्रसर होने लगता है, जिस ओर अग्रसर होने से जहां तक संभव हो सके परिवर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाए या कम हो जाए। तो ये था आपका आज का क्लास। हमने बताया आज ली चैटलियर सिद्धांत, जो काफी इंपॉर्टेंट है इस 12th क्लास में, आने वाले 12th क्लास के लिए। पी ब्लॉक चैप्टर में आप इसका पुनः नाम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, ऐसे आपको बता दे। अभी इसका सेकेंड लेक्चर अभी आना बाकी है, जिसमें आप इन सभी शेष कारकों के प्रभाव, जैसे मूल की संख्या में, आयतन की संख्या में परिवर्तन का प्रभाव, दाब में परिवर्तन का प्रभाव, ये सब कुछ आप अध्ययन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें अगर आपको अच्छे समझ में आए तो। थैंक यू।